दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस मुल्क ने पहला एक्ट बनाया है, कोई कानून बनाया है टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये बेसिकली बेटा 13 मार्च 2024 को यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उन्होंने ये एक्ट, यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट जो है वो इसे पास किया है। ये एक्ट 2021 में पहले इनेक्ट किया गया था, इसको ड्राफ्ट किया गया था, एंड आफ्टर दैट 3 साल की डिस्कशन के बाद, डिटेल्ड इसके ऊपर एनालिसिस के बाद इसको जो है वो अप्लाई किया गया है। और ये एक्ट क्या बताता है? ये एक्ट बताता है कि आप एआई का किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल यूज करेंगे, सेफ यूज करेंगे और एथिकल यूज करेंगे। ठीक हो गया। और इसका एग्जैक्ट नाम तो काफी पुराना बड़ा है, इसलिए आप इसको यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट के तौर पे ही याद रखें। अब ये एक्ट कहता है जैसे ही ये एक्ट बना, इसके 30 दिन के बाद जो है वो ये एप्लीकेशन इसकी शुरू हो जाएगी। अब इस एक्ट ने जो है वो 3 किस्म के जो है वो रिस्क आइडेंटिफाई किए। चले इसको कैटेगराइज नहीं करते क्योंकि चौथी जो टाइप है उसको मैं रिस्क नहीं मान रहा, बट इसको चले मैं लिख देता हूं। 3 से 4 टाइप के जो है वो इन्होंने रिस्क बताए। एक है अनएक्सेप्टेबल रिस्क। अनएक्सेप्टेबल रिस्क में वो चीजें आ जाती हैं जो किसी सूरत भी एआई में एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अगर वो एप्लीकेशन हो रही हैं तो उनको फौरी तौर पे जो है वो बैन किया जाएगा। मिसाल के तौर पे, अगर कोई एआई की एप्लीकेशन में आप रेसिज्म को लेके आ रहे हैं, अगर कोई एआई की एप्लीकेशन किसी क्रिमिनल बिहेवियर को, टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, तो उसको फौरी तौर पे जो है वो खत्म किया जाएगा, उसको फौरी तौर पे बैन किया जाएगा, उसकी अलाउ करने की इजाजत नहीं होगी, तो उसको उसकी एप्लीकेशन की इजाजत नहीं होगी, तो वो अनएक्सेप्टेबल रिस्क में जाएगा। दूसरा बेटा उन्होंने कहा हाई रिस्क। हाई रिस्क में क्या चीज है? हाई रिस्क में वो चीजें होंगी जिनको खतरनाक समझा जाएगा लेकिन उनको बैन नहीं किया जाएगा, और इनको कोशिश की जाएगी कि इनको बेहतरी की तरफ जो है वो लाया जाए। अब इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, एआई को जो है वो अगर एजुकेशन में यूज किया जा रहा है, जॉब में यूज किया जा रहा है, तो ये हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की एजुकेशन, लोगों की जॉब खतरे में पड़ सकती है, वहां पर उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज को इंश्योर करना होगा कि जो भी इनको जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए यूज करे, वो ये बताएं कि ये जो है वो सेफ है और इसके किसी किस्म के दूर असरात नहीं होंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो ये हाई रिस्क जो है वो डोमेन्स है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस बात को इंश्योर करना है कि इनका सही इस्तेमाल हो ताकि इनको बैन ना किया जाए। उसके बाद बच्चे तीसरा है लिमिटेड रिस्क। जो लिमिटेड रिस्क है इसमें क्या है? इसमें बेसिकली आपके चैट बॉट्स आ जाते हैं। चैट बॉट्स को तो पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं? चैट बॉट्स आ जाते हैं। तो यहां पर इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो लोग भी चैट बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जब कोई शख्स उनके साथ बात करेगा तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले ही अगले पर्सन को बताएं कि मैं एक चैटबॉट हूं, मैं इंसान नहीं हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप एक चैटबॉट से बात करें, एक मशीन से बात करें, इंसान से बात नहीं करें। ये बात समझ आ रही बेटा आपको? हाँ जी। वो एडवोकेट साकिबा, उसमें ऐसे वाले नोट्स जो मैंने आपके साथ सेंड किए थे वहां पर तो चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर काफी बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनके साथ दोबारा से डिस्कस करना था। तो ये जो चैट बॉट्स हैं इनको बताना होगा बाकी लोगों को, जिनके साथ भी वो इंटरेक्ट करेंगे, कि मैं एक मशीन हूं, मैं इंसान नहीं हूं, ताकि जो इंसान उनके साथ बात करेगा तो उसको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। ये जो है वो इस एक्ट के अंदर जो है वो बात की गई है। उसके बाद बच्चे रशिया के अंदर इसी साल इलेक्शंस हुए, और उन इलेक्शंस के नतीजे में 5th टर्म के लिए जो है वो कौन सा शख्स प्रेसिडेंट बना? 5th टर्म के लिए व्लादिमीर पुतिन जो है
ये 5th टर्म के लिए जो है वो क्या बना है, रशियन प्रेसिडेंट जो है वो बना है। और व्लादिमीर पुतिन जो है वो बेसिकली इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी ऑफिसर है, 16 साल वहां पर जो है वो इसने सर्व किया है। इनकी एजेंसी का नाम क्या बेटा? इनकी एजेंसी का नाम है केजीबी। केजीबी इनकी एजेंसी का नाम है। इनकी जो पहली टर्म थी वो थी सन 2000 में। दूसरी टर्म इनकी 2004 में थी, फिर 8 में, फिर उसके बाद आगे जो है वो मूव करते गए और अभी इनकी जो है वो 5th टर्म चल रही है। उसके बाद बच्चे व्लादिमीर पुतिन ने रेफरेंडम के जरिए भी ये फैसला किया है कि ये 2000 किस साल तक, 2000 के किस साल तक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया रहेंगे अगर ये जिंदा रहे तो। 2036 तक, 2036 तक ये रशियन प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर इसके बीच में मारे गए तो वो इनकी किस्मत है, अदरवाइज 2036 तक जो है वो इन्होंने रशियन प्रेसिडेंट जो है वो रहना है। इन्हीं के दौर में 2014 के अंदर रशिया ने यूक्रेन से एक इलाका जो है वो छीना था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रीमिया रीजन। क्रीमिया रीजन जो है वो, उसको जो है वो इन्होंने छीना, जिसकी वजह से आज तक जो है वो इनके और यूक्रेन के दरमियान जो है वो मामला खराब है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, 2024 में ही रशिया के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। वो टेररिस्ट अटैक किस शहर में हुआ था बेटा? उस टेररिस्ट अटैक में ऑलमोस्ट 145 पीपल जो है वो उनकी जान चली गई थी। और 24 मार्च को जो है वो, 24 मार्च को व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो नेशनल मॉर्निंग डे जो है वो, यानी कि कौमी मातम का दिन जो है वो उसे डिक्लेयर किया। बेसिकली ये हुआ था मॉस्को के अंदर, मॉस्को के अंदर हुआ था। और बेसिकली वहां पर एक कॉन्सर्ट चल रहा था क्रॉकस सिटी हॉल में। मॉस्को के अंदर जो है वो एक कॉन्सर्ट चल रहा था जहां पर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने जो है वो इसके ऊपर अटैक किया था। अब बेटा ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस एक और मुल्क के लिए भी खतरा है। उस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ये डिक्लेयर्डली अवेलेबल, वो जो है वो इन्वॉल्व है। कौन सा मुल्क है? इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दियों में मुलव्वस हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दियों में मुलव्वस हैं, लेकिन ये थोड़ी तादाद में है। ये टीटीपी के भी खिलाफ है और ये अफगानिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट ग्रुप मौजूद है। अब इनके खिलाफ कोई एज सच ऑपरेशन नहीं किया गया, इनके खिलाफ एज सच कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी वजह ये है कि ये और टीटीपी इन दोनों की भी आपस में मुखालफत है, जिसकी वजह से ये फैक्टर रखा गया है कि चले ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो 22 मार्च 2024 को जो है वो ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था और 24 मार्च तक जो है वो ये मामला चले और 24 मार्च को फिर उसने नेशनल मॉर्निंग डे जो है डिक्लेयर किया। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने जो है वो इसमें जिम्मेदारी कबूल की। इस वाकये के फौरन बाद 551 लोग इसमें इंजर्ड हुए। ठीक है, और 95 पीपल जो है वो मिसिंग रहे, कोई पता नहीं कि वो कहाँ गए। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इस अटैक के बाद इन्होंने जो है वो आकर एक वीडियो पैगाम दिया जिसमें इन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और साथ ही जो है वो अल्लाह की तारीफ भी शुरू कर दी। भाई किस किस्म की आप ये जो है वो तारीफें कर रहे हैं? एक तरफ आप इंसानों का कत्लेआम कर रहे हैं, 145 लोग आपने मार दिए, दूसरी तरफ जो है वो आप मतलब एक तो मुसल इस्लाम का नाम बदनाम किया, दूसरा आप इस तरह की बातें करके मजीद इस्लाम के खिलाफ जो इश्तियाल भड़का रहे हैं। तो रशिया ने जो है बेटा इसको नेशनल बॉन्डिंग डे 24 मार्च
हाँ हो सकता है बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे हो सकता है। इसके बाद रशियन अथॉरिटीज ने कार्रवाई शुरू की और डिफरेंट लोगों को जो है वो अरेस्ट किया। तकरीबन 12 लोग जो है वो उनको अरेस्ट किया गया, जिनमें से 4 के ऊपर जो है वो टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए। ये वो लोग थे जो किसी ना किसी तरीके से इस वाकये के अंदर इन्वॉल्व थे, कुछ सहूलतकार थे और कुछ जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे डायरेक्टली। तो ये 2004 के बाद, 2004 में बेसलाम स्कूल के अंदर जो है वो कार्रवाई हुई थी, दहशतगर्दी। उसके बाद ये रशिया की हिस्ट्री का डेडलीस्ट अटैक था, जिसमें जो है वो इतना बड़ा जानी जो है वो नुकसान हुआ। यहां तक बच्चे आपको समझ आ गई है कोई इस इवेंट की? जो मेन मेन बातें वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। चले छोटी सी जनरल नॉलेज की बात भी डिस्कस कर लेते हैं। रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? आप लोग जल्दी से बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट? रशियन पार्लियामेंट का नाम है डूमा। और रशियन प्रेसिडेंशियल पैलेस का नाम क्या है जहां पे ये व्लादिमीर पुतिन रहता है? उसका नाम है क्रेमलिन। प्रेसिडेंशियल पैलेस का नाम है क्रेमलिन, ठीक है। और रशियन कैपिटल है मॉस्को। रशियन करेंसी कौन सी है? रशियन करेंसी है रबल। रबल करेंसी रशिया के अलावा और किस मुल्क की है? 2 मुल्कों की करेंसी रबल है, एक रशिया की और दूसरी कौन सी है? चले मैं आपको क्लू दे देता हूं कि वो एससीओ का 10वां मेंबर बना है इस साल। वो एससीओ का 10वां मेंबर कंट्री बना, दैट इज बेलारूस। बेलारूस जो है उसकी करेंसी भी कौन सी है? यही वाली करेंसी है, रबल। अच्छा बच्चे, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन पे अप्लाई किया था? जल्दी से बताएं, मैं आपको फिर एक अनाउंसमेंट कर दूं छोटी सी। 8 तारीख को शायद उनका पेपर है। 8 तारीख को शायद उनका पेपर है एक्साइज एंड टैक्सेशन का। मेरे ख्याल में ये प्लानर में भी उन्होंने लगा दिया है। तो आप लोग सारे जो है वो रेडी हो जाए उसके लिए भी। मैं आप लोगों को जो है वो तैयारी करवाऊंगा उसकी। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली जनरल नॉलेज के बैच में ऐड हैं, उनको जो है वो मैं खुद ही रिवीन कराऊंगा इसकी। और इंशाल्लाह ये रिवीन 2 दिन के बाद से शुरू कर देंगे हम लोग। उसके बाद बच्चे, शेंजन, ये पता है किस मुल्क के अंदर आता है? ये सिटी या ये टाउन किस मुल्क के अंदर आता है? शेंजन जो है वो कहां पर आता है? शेंजन ये आता है बेटा लुक्समबर्ग के अंदर। ये कहां पर आएगा? ये आएगा लुक्समबर्ग के अंदर। अब लुक्समबर्ग इज ए यूरोपियन कंट्री, ठीक है। यूरोप के अंदर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम इस कंट्री की है, तकरीबन $1.5 लाख। तकरीबन $1.5 लाख जो है वो इनकी, $140 के करीब, $1,40,000 के करीब है। मैं आपको एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूँ, $150, $1.5 लाख जो है वो इनकी पर कैपिटा इनकम है। यानी कि वहां पर एक पर्सन सालाना $1.5 लाख कमाता है। एक एवरेज बता रहा हूँ कितनी, इससे कम ही है। 1,43,000 नंबर एक्चुअली, लेकिन मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। ये लुक्समबर्ग जो है, यहाँ पे एक इलाका है शेंजन, जहां पे बेटा 1985 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था यूरोपियन कंट्रीज का। उन यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो फैसला किया था कि हम आपस में अपने बॉर्डर रिमूव कर देंगे। मतलब पाकिस्तान, साउथ एशिया के जो 8 कंट्रीज हैं, ये आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करें कि हमारे जो शहरी हैं एक दूसरे के मुल्क में बगैर वीजा के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसी तरह का 1985 में लुक्समबर्ग के अंदर शेंजन के एरिया में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर ली। ये आपने सुना होगा ना कि जब आप यूरोप जाते हैं तो वहां पर जाकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना बड़े आसान होता है, कोई वीजे की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। इसमें बेटा टोटल 27 कंट्रीज हैं। 27 कंट्रीज इसमें थे, ठीक है। अच्छा, ये एग्रीमेंट 1985 में जो है वो साइन हुआ था, और फिर इसके बाद से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो गई। इसमें अब पहले 27 कंट्रीज थे,
दो कंट्रीज इसमें और ऐड हुए हैं, अब ये बन गए हैं 29 कंट्रीज। ये इस साल मार्च के अंदर जो है वो दो नए कंट्रीज इसमें ऐड हुए, और सॉरी 25 कंट्रीज थे, इनमें से दो ऐड होके 27 बने। 27 कंट्रीज अब इसमें हो गए, दो कंट्रीज इस साल ऐड हुए, और उनके नाम आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? एक है बल्गारिया और दूसरा है रोमानिया। बल्गारिया और रोमानिया, इन दो कंट्रीज को 31 मार्च 2024 में जो है वो शेंजन के अंदर जो है ऐड किया गया। और शेंजन के अंदर ऐड करने से अब इनको क्या होगा, आप जरा मैसेज पे बताएं। इन कंट्रीज को अगर शेंजन कंट्रीज के अंदर ऐड कर लिया गया है तो इनको क्या जो है वो अपॉर्चुनिटीज हासिल होंगी? इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपके आंसर से कि आपको समझ आई है कि नहीं आई कि ये क्या चीज होती है शेंजन। शाबाश। वीजा फ्री एक्सेस हो जाएगी, शाबाश। इनको बगैर वीजा के एक दूसरे के मुल्क में जो है वो ये आ सकते हैं। लेकिन अभी रोमानिया और बल्गारिया के लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि ये सिर्फ एयर रूट के जरिए और सी रूट के जरिए बगैर वीजा के आ सकते हैं। लैंड रूट के जरिए अगर ये आएंगे तो इनको जो है वो बॉर्डर कंट्रोल से गुजरना पड़ेगा। लैंड रूट अभी इनके लिए ओपन नहीं है, ये एयर रूट के थ्रू आ सकते हैं या सी रूट के थ्रू, जमीनी रास्ते से ये नहीं आ सकते अभी। और यूरोप के वो कौन से दो सिटीज कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा नहीं है? सॉरी, यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपको पता ही है, उसके कौन से दो सिटीज हैं, कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड तो यूरोपियन यूनियन में है ही नहीं बेटा, इंग्लैंड इज नॉट इन यूरोपियन यूनियन। इसमें एक है साइप्रस और दूसरा है आयरलैंड। साइप्रस एंड आयरलैंड ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी हैं, लेकिन वो इन शेंजन के अंदर जो है वो ऐड नहीं है। अदरवाइज बाकी सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज इस शेंजन एग्रीमेंट का हिस्सा भी हैं। और इनके शामिल ना होने की वजह यह है कि इन्होंने कहा है कि हमारे अपने जो है वो, हाँ जी, बिल दिया है, वो आ रही है, लेबर की हुकूमत आ गई तो लेबर पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अभी उसमें अप्रूवल में टाइम लग जाएगा। साइप्रस और आयरलैंड का मानना यह है कि हमने अपना वीजा कंट्रोल सिस्टम लेके चलना है और उसी के हिसाब से हम जो है वो मामला देखेंगे। तो ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जो शेंजन के अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि नॉन यूरोपियन है, लेकिन फिर भी वो इस एग्रीमेंट को या शेंजन एरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका आइसलैंड आ जाता है, लिechtenstein आ जाता है, आपका नॉर्वे आ जाता है, और आपका स्विट्जरलैंड आ जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड आ जाता है। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल शेंजन कंट्रीज के अंदर जो है वो ये शामिल है, और इनका स्पेशल एग्रीमेंट है, इनको जो है वो स्पेशल जो है वो अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसके अलावा यूरोप के कुछ छोटे छोटे से कंट्रीज हैं, जैसे अंडोरा हो गया, मोनाको हो गया, आपका सॉरी मोनाको नहीं, हाँ मोनाको हो गया, अंडोरा हो गया, सैन मारिनो हो गया, और वेटिकन सिटी हो गया। वेटिकन सिटी से आप मुझे बताएं कि इन छोटे छोटे कंट्रीज को जो है वो क्यों इजाजत दी गई है कि ये शेंजन कंट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या शेंजन एरिया के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं? इनको इसलिए इजाजत दी गई है कि ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं। और जो आपका वेटिकन सिटी है, ये तो समझ लें कि एक जो छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, उस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज, और ये इनक्लेव्स भी हैं। तो इसलिए इनको इजाजत है कि आप बगैर जो है वो वीजा के आप भी इस शेंजन एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरोप के टोटल 44 कंट्रीज है, उनमें से शेंजन के अंदर जो शामिल कंट्रीज की तादाद है वो 27 है। ठीक है, 27 है। लेकिन
इन 27 में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, और बहुत सारों को वैसे ही इजाजत दी हुई है, उनको इस लिस्ट में काउंट नहीं करते 27 के अंदर, बट उनको इजाजत दी हुई है। अब ये जो शेंजन एरिया है, इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इस शेंजन एग्रीमेंट के अंदर या शेंजन एरिया के अंदर जितने कंट्रीज आते हैं उनकी पॉपुलेशन है 450 मिलियन, ठीक है। और एक दिन में तकरीबन 1.7 मिलियन लोग इस शेंजन एरिया के अंदर आते जाते हैं, मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क 1.7 मिलियन पीपल जो है वो एक दिन में मूव करते हैं। उसके बाद 2015 के अंदर 2015 के अंदर सबसे ज्यादा इस एरिया के अंदर जो है वो क्रॉसिंग हुई थी। 2015 में बेटा वो हुई थी 1.3 बिलियन की, 1.3 अरब लोगों ने जो है वो इस शेंजन एरिया की बॉर्डर क्रॉसिंग की थी। और किस मकसद के लिए की थी? कुछ ने ट्रैवल के पर्पज से, कुछ ने टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, कुछ ने जो है वो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो है इसकी जो है वो मूवमेंट की थी, या इन एरियाज को क्रॉस किया था। अच्छा, इनके इंटरनल बॉर्डर्स कोई नहीं है, लेकिन वो कंट्री जो शेंजन एरिया का हिस्सा नहीं है, अगर वो शेंजन कंट्रीज के अंदर आता है तो क्या उनकी तलाशी होगी या नहीं होगी? उनकी तलाशी होगी, ठीक है। उनको वीजा प्रोसेस, उनको बॉर्डर कंट्रोल से गुजरना पड़ेगा। अगर एक शख्स जो इस शेंजन एरिया के कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का रहने वाला है, लेकिन वो किसी ऐसे मुल्क से रहा है जो शेंजन एरिया का हिस्सा नहीं है, तो उसको भी बॉर्डर पे आके अपना वीजा, पासपोर्ट वगैरह चीजें चेक करवानी पड़ेंगी, क्योंकि वो नॉन शेंजन कंट्री से शेंजन कंट्रीज के अंदर दाखिल हो रहा है। ऑल दो वो मेंबर है किसी, वो सिटीजन है किसी शेंजन कंट्री का, लेकिन फिर भी उसको चेकिंग करवानी पड़ेगी। तो ये बच्चे शेंजन एरिया के बारे में था। तो यहाँ पे आपको क्या बातें पता चली हैं कि एक ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। शेंजन कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 450 मिलियन। शेंजन कंट्रीज की तादाद कितनी है? जल्दी से मैसेज पे बताएं, इसकी तादाद कितनी है? तादाद है 27 कंट्रीज। इस साल कौन से कंट्रीज ऐड हुए? इस साल जो कंट्रीज ऐड हुए उनके नाम कौन से हैं? एक है बल्गारिया और दूसरा है रोमानिया। कौन से कंट्रीज जो इसका हिस्सा नहीं है शेंजन एरिया का? साइप्रस एंड आयरलैंड। साइप्रस एंड आयरलैंड। क्या सैन मारिनो इसका हिस्सा है? सैन मारिनो बिल्कुल इसका हिस्सा है। अच्छा बच्चे, मैंने साइप्रस का जिक्र किया। साइप्रस जो है, इसका कॉन्फ्लिक्ट कौन से दो मुल्कों के दरमियान में है? साइप्रस का कॉन्फ्लिक्ट कौन से दो मुल्कों के दरमियान में है? शाबाश। ये है बेटा टर्की और ग्रीस के दरमियान। साइप्रस का कॉन्फ्लिक्ट ग्रीस और टर्की के दरमियान में है। उसके बाद बच्चे, आप लोगों ने G7 का नाम सुना होगा। व्हाट इज G7? जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। बेसिकली ये दुनिया की 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। उनमें कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके, इटली, आपका फ्रांस, और आखिरी कंट्री आप लोग बता दें। आखिरी कंट्री आप बता दें। आखिरी कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ये
7 मॉडर्न इकोनॉमीज का ग्रुप है। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल किया गया है, लेकिन उसको मेंबर डिक्लेयर नहीं किया गया, ऑफिशियली कंट्री काउंट नहीं करते, बट वो ऑर्गेनाइजेशन इनकी मीटिंग्स में बैठती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है उसको कंट्री काउंट नहीं किया जाता, लेकिन वो इनकी मीटिंग में बैठती है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 8 यूरोपियन यूनियन को मिला के 8 ग्रुप्स जो है वो बैठते हैं। ये एडवांस्ड इकोनॉमीज है दुनिया की, और ये बैठकर जो है वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, लाइक डेमोक्रेसी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। उसके अलावा ऐसे नॉन जो इनके एग्रीमेंटल इश्यूज हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, उनके ऊपर भी ये बात करते हैं। अब बच्चे, इन तमाम कंट्रीज में जो कॉमन चीज है वो ये है कि इन तमाम कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। तमाम कंट्रीज डेमोक्रेसी को बड़ी वैल्यू देते हैं। तमाम कंट्रीज प्लूरलिज्म को वैल्यू देते हैं। प्लूरलिज्म क्या होता है बेटा? प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब यह है कि आप अपने मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ आइडियाज, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों को जो है वो एक्सेप्ट करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि उनके साथ हार्मनी के साथ रह सकें। और यहां पर जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ये ग्रुप जो है वो बेटा 1973 में बना था। 1973 में। इनका एज सच हेडक्वार्टर कहां पर है? इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? इनका हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है। कोई इनका फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, कोई इनका फिक्स एग्रीमेंट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि किस तरीके से इनकी मीटिंग्स होंगी, क्या इनका हिसाब किताब होगा। इसमें एक चीज जो आपने माइंड में रखनी, जो एक रूल जिसको ये फॉलो करते हैं, वो ये है कि एवरी ईयर इनकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है। इनकी प्रेसिडेंसी या इन प्रेसिडेंसी से मुराद ये है कि जिस मुल्क ने इनके मामलात, मीटिंग्स वगैरह एडजस्ट करनी होती हैं, कंडक्ट करवानी होती हैं, उसके पास प्रेसिडेंसी होती है। हर दफा चेंज होती है। इस दफा इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो इटली के पास है। इसका मतलब यह है कि इटली रूल्स बनाएगा कि कितनी मीटिंग्स होंगी, किन किन टॉपिक्स पे बात होगी, क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, कब डिस्कस किया जाएगा, सारे रूल्स इटली ने बनाने हैं। तो हर एक साल के लिए इनकी प्रेसिडेंसी होती है, और हर साल वो प्रेसिडेंसी चेंज होती है। इस दफा इटली के पास है, और इनका जो 50th समिट था वो इटली में ही हुआ। सही है बेटा? और अगली दफा जो है वो कहां पर होगा? या इस दफा 49th था या 50th, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे ज़हन में 50th आ रहा है, या 50th कनाडा में होगा, या ये 49th था, इसको देख लीजिएगा। इस तरह ही है कुछ। तो अगला जो समिट है 2025 का, वो कनाडा में होगा, यानी कि अगली जो प्रेसिडेंसी है वो कनाडा के पास आएगी। अब ये जो G7 कंट्रीज हैं बेटा, इन्होंने जो इस साल 2035 तक की जो बात की है, इस साल को जो समिट हुआ, इसमें इन्होंने फैसला किया कि 2035 तक ये लोग अनअबेटेड कोल जो है उसको बंद कर देंगे, या वो प्लांट्स जहां पर अनअबेटेड कोल यूज होता है उसको जो है वो ये बंद कर देंगे। अब ये लफ्ज अनअबेटेड बड़ा गौर तलब है। एग्जामिनर आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, कोल दे के अनअबेटेड कोल दे के, अबेटेड कोल दे के। तो आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए। अनअबेटेड कोल बेसिकली बेटा ऐसे ऐसे इसको समझ लें कि कुछ पावर प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि कोयले से निकलने वाला जो धुआं है, या उस धुएं में जो कार्बन, या उस धुएं के थ्रू जो कार्बन एमिशन हो रही है, उसको कैप्चर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी आपने लगाई हो। मतलब आपके पावर प्लांट्स हैं, कोयले से चलने वाले ही हैं, लेकिन उन पावर प्लांट्स के से जो निकलने वाला धुआं है, उस धुएं को रोकने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। उसको कहते हैं अनअबेटेड कोल। तो इन्होंने फैसला किया है कि 2035 तक ये अनअबेटेड कोल जितने भी G7 कंट्रीज हैं ये बंद कर देंगे। अब सबसे आखिर में, या सबसे ज्यादा जो पेट में मरोड़ उठे हैं इस बात से, वो दो मुल्कों के उठे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो रिलायंस कोल के ऊपर उन दो कंट्रीज का ही है। वो है बेटा जर्मनी और जापान। जर्मनी 32% जो है वो, सॉरी, जर्मनी का 27% है, यानी कि 27% इलेक्ट्रिसिटी कोल पावर प्लांट से आती है। और जापान की 32% जो है वो कोल पावर प्लांट से आती है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है इतनी जर्मनी और
जापान बनाते हैं। सबसे कम जो है वो यूके बनाता है। यूके जो है वो उसकी 1% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल पावर प्लांट से आती है, और उन्होंने कहा है कि वो इसी साल जो है वो अपने ये जो आखिरी कोल पावर प्लांट है इसको भी बंद कर देंगे। अनअबेटेड कोल का जो पावर प्लांट है, मतलब यूके पहला कंट्री बन जाएगा जिसने सबसे पहले अनअबेटेड कोल पावर प्लांट्स को बंद किया। अमेरिका 16% जो है वो रिलाई करता है इसके ऊपर, अनअबेटेड कोल के ऊपर या कोल पावर प्लांट्स के ऊपर। कनाडा और इटली 6% करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन करता हुआ बेटा? फिर सबसे ज्यादा जापान और जर्मनी का रिलायंस जो है वो इनके ऊपर है, अनअबेटेड कोल के ऊपर। और सबसे आखिर में इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो अपने कोल को या कोल बेस्ड पावर प्लांट को जो है वो खत्म कर देंगे। अब इसमें एक बात गौरतलब है, अगर किसी कंट्री में कोल पावर प्लांट है लेकिन उन्होंने वो मैकेनिज्म लगाया हुआ है, वो टेक्नोलॉजी अप्लाई की हुई है जिससे कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी, क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगी, उनको जो है वो फिर ये अपने पावर प्लांट बंद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो कंट्रीज पावर प्लांट बंद करेंगे जिनके पास इस कार्बन एमिशन को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहां तक बेटा बात समझ आ गई आपको? अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, G7 कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सा मुल्क है? सबसे बड़ी इकोनॉमी बेटा यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसी के अंदर जो है ना, थोड़ी सी इससे रिलेटेड ना और चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लूं। 2023 में, 2023 के अंदर दुनिया ने पहली दफा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कितने परसेंट बिजली जो है वो पैदा की है? दुनिया के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो उसके थ्रू कितने परसेंट बिजली पैदा की है? वो पैदा की है 30%। दुनिया ने 30% रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनमें प्रीडोमिनेंटली आपके सोलर और विंड एनर्जी आती है, उनके थ्रू जो है वो 30% इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर पाकिस्तान कब आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में? बेटा अल्लाह करे हमारे जीते जी आ जाए, लेकिन अगले 100 साल तक आने का कोई चांस नहीं है। 2075 में शायद आ जाए, क्योंकि 2075 में पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी होगी, अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट है। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ने जो है वो रिपोर्ट दी थी कि 2075 तक पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब उसके हिसाब से आ सकता है। बहरहाल अभी दो कंट्रीज को इसमें ऐड करने का सोचा जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, G7 में, जो कि बाद में G9 बन जाएगी जब वो ऐड हो जाएंगे। उनमें एक है साउथ कोरिया और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये दो कंट्रीज इसमें शामिल किए जा रहे हैं। अच्छा, 2014 तक इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम G8 था। G8 इसका नाम था। फिर 2014 में वो आठवां कौन सा मुल्क था जिसे निकाल के इसको दोबारा से G7 कर दिया गया? वो था रशिया। रशिया को जो है वो क्रेमियन एनेक्सेशन की वजह से जो है वो उसको बाहर निकाल दिया गया। बेटा पाकिस्तान G20 में ना हो, G7 में ना हो, आप G77 में तो है ना, किसी जी में तो है ना। हमारा जी लगना चाहिए, चाहे वो G20 हो, G7 हो या G77 हो, बस हमारा जी लगना चाहिए। हमें जी चाहिए, वो जी मिल गया हमें। आगे आ जाते हैं। और यूनाइटेड, बेटा यूएई ने जो है फैसला किया है कि वो अपना सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा। सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा, ठीक है। और उससे भी मदद मिलेगी कोल पावर प्लांट और ये जो क्लाइमेट चेंज से या कोल पावर प्लांट से जो एनवायरनमेंट खराब होता है उसको रोकने में। मुझे आप ये बताएं कि गल्फ कंट्रीज में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट किस मुल्क ने लगाया था? गल्फ कंट्रीज में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट किस मुल्क ने लगाया था? गल्फ कंट्रीज में बेटा सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई ने लगाया था। आप लोगों ने
जो बच्चे यूट्यूब पे इन वीडियो को देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस साल लगाया था और किस सिटी में लगाया था इन्होंने, ठीक है। यूएई पहला मुल्क है जिसने जो है वो ये काम किया था, तो इससे भी क्लाइमेट चेंज को जो है वो मदद मिलेगी करने में। उसके अलावा बच्चे टर्की ने भी फैसला किया है कि वो एलएनजी की जो है वो एक्सन मोबिल के साथ डील करेगा, और एक्सन मोबिल ए मेजर एनर्जी कंपनी आप लोग जानते हैं, उनके साथ डील करेगा, जिससे जो है वो क्या होगा। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे इस साल जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसका टाइटल है ES 1023। बेसिकली ये रेजोल्यूशन जो है फलस्तीन के पर्सपेक्टिव में जो है वो पास की गई यूनाइटेड नेशन की अंदर। जो जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास की, इसका मकसद ये था कि फलस्तीन का जो स्टेटस है यूनाइटेड नेशन के अंदर उसको इंक्रीज किया जाए एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इसका स्टेटस इंक्रीज किया जाए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि इसको जो है वो फुल मेंबरशिप जो है वो ग्रांट की जाए। अब ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे फलस्तीन कर क्या सकता था वो मैं जरा आपके साथ बता देता हूँ। एक तो फलस्तीन जो है अब बाकी तमाम कंट्रीज के साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है वो बैठ सकता है। इससे पहले जो है वो ये था कि वो इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे, इन कंट्रीज के साथ नहीं बैठ सकते थे। अब फलस्तीन के पास मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बात करने की जो है वो इजाजत होगी, इनके पास राइट होगा। ये फलस्तीन और मिडल ईस्ट के इश्यूज के अलावा भी बात कर सकते हैं। इसी तरह फलस्तीन जो है वो डिफरेंट प्रपोजल जो है वो सबमिट करा सकता है, इवन दूसरे कंट्रीज के बिहाफ पे भी जमा करा सकता है। जैसे पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामोफोबिया डे के लिए जो है वो प्रपोजल दिया था। सिमिलरली फलस्तीन के पास अब ये भी राइट होगा कि वो किसी भी दूसरे मेंबर कंट्रीज के कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं। इसी तरह यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं जो अभी इनके ऊपर बरकरार रहेंगी कि वो जनरल असेंबली के अंदर वोट नहीं डाल सकते, ना ही जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंसी है जो कि हर साल चेंज होती है उसके लिए जो है वो अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकते हैं। अब इस रेजोल्यूशन को बेटा 143 कंट्रीज ने जो है वो सपोर्ट किया, 143 कंट्रीज ने सपोर्ट किया, और 25 कंट्रीज जो है उन्होंने एब्सटेन किया कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे। 16 कंट्रीज ने डिड नॉट वोट, ठीक है, और 9 कंट्रीज ने अगेंस्ट इसके वोट डाला। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये 25 एब्सटेन एंड 60 डिड नॉट वोट, इसका मतलब ये है, एब्सटेन का मतलब है कि वो कंट्रीज सेशन के अंदर बैठे थे बट उन्होंने वोट ना यस का डाला ना नो का डाला, और जो 16 कंट्रीज हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं वो एक्चुअली सेशन के अंदर आए ही नहीं, उन्होंने सेशन के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की। और यूनाइटेड स्टेट्स उन 9 कंट्रीज में है जिन्होंने जो है वो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट डाला, और इनमें से यूनाइटेड नेशन के साथ एक कंट्री जो है वो था आपका इसराइल। उसके बाद बच्चे हम आगे बात करते हैं इब्राहिम रईसी की। इब्राहिम रईसी आपको पता ही है कि ईरान के प्रेसिडेंट थे, ही वाज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और बेटा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ये ईरान के 7th प्रेसिडेंट थे, और 19 मई 2024 को 19th में 2024 को बेटा ये हेलीकॉप्टर पे ईरान का एक प्रोविंस है ईस्ट आज़रबाईजान, वहां पर जो है वो विजिट पे थे। इनके साथ वहां के इनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और 7 लोग और थे। तो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जो है वो इनकी शहादत हो गई। ये ईरान के सेकंड प्रेसिडेंट हैं, या सेकंड जो है वो हाँ सेकंड प्रेसिडेंट हैं जो कि इन ऑफिस, यानी कि जब वो अपने सर्विंग प्रेसिडेंट थे उस वक्त उनकी जो है वो मौत हुई है। ये सेकंड है, तो पहले आपने बताने कि पहले कौन से हैं, चले मैं आपको साल बता देता हूँ। उनकी 1981 में जो है वो वफात हुई थी, और बॉम्बिंग के नतीजे में जो है उनकी वफात हुई थी। उनका नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है।
जब इनकी वफात हुई तो उसके बाद आयतुल्लाह खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने 5 दिन का जो है वो शोक का ऐलान किया। और कुछ लोगों ने इनकी वफात पे खुशी भी मनाई, वो लोग भी तेहरान के अंदर ही रहते थे, तो बाकायदा से पुलिस को जो है वो ये ऑर्डर जारी करने पड़े कि अगर किसी ने खुशी मनाई या कोई खुशी मनाते हुए पाया गया तो उसको जो है वो सजा दी जाएगी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इनकी जो इनको बड़े दफन किया गया, वो इनको जो है वो इनके होम टाउन मशहद में जो है वो दफन किया गया 23 मई 2024 को। तो ये जो है बेटा इनके बारे में था। अब आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ईरान के मौजूदा प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, जो अभी नए इनके बाद जो है वो, और मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर भी ईरान के कौन से हैं। उसके बाद बेटा जो है इसी साल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उन्होंने जो है वो ये कोशिश की कि इसराइल का जो सदर है नेतन्याहू और हमास के लीडर्स के जो है वो अरेस्ट वारंट निकाले जाए। क्योंकि उनके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुताबिक जो है वो 7 अक्टूबर को जो एक इसराइल गजा वार शुरू हुई, उसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं सीरियस क्राइम जो है वो कमिट किए गए। इसमें इन्होंने इस्माइल हानिया का नाम भी लिया, जो कि हमास की तरफ से एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनकी रिसेंटली शहादत हुई है। और 3 लोग जो है वो हमास के थे और 2 जो है वो इसराइल के थे। इसराइल का एक बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ का मलून वजीर आजम है, और दूसरा जो है वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट। ये लोग जो है वो इनको इनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी करने की जो है वो बात शुरू हुई। हमास ने जो है वो इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि जी ये तो ज्यादती है हमारे साथ, के हमारे ऊपर ही अटैक हुआ, इसराइल ही हमारे ऊपर जो है वो हमले कर रहा है, इसराइल अग्रेसर है, फिर भी हमारे अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इसराइली थे उन्होंने नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि ये फैसला जो है वो जालिमाना है। हम तो सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ इसराइल को डिफेंड कर रहे हैं और इसराइल का डिफेंस इंश्योर करें, तो हमारे जो है वो अरेस्ट वारंट निकालना आउटरेजियस है। अब इसमें इल्जाम क्या है, इसमें हमास के ऊपर इल्जाम ये लगाया गया कि इन्होंने लोगों को होस्टेज बनाया, लोगों को मर्डर किया, और जो है वो सिविलियंस के खिलाफ जो है वो वायलेंट बिहेवियर किया या वायलेंट एक्शन लिए। जबकि जबकि हम इसराइल के ऊपर इल्जाम ये था कि इसराइल ने गजा के अंदर इनोसेंट मुसलमानों को, इनोसेंट लोगों को शहीद किया, सिविलियंस एरिया को टारगेट किया, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो नहीं जाने दी, और एसेंशियल सप्लाईज लाइक वाटर जो है उनको कट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात और बहुत ज्यादा जो है मुसीबतें झेलनी पड़ी और काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। अब अरेस्ट वारंट आईसीसी के निकालने का मकसद ये है कि जितने भी ये लोग अगर किसी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके मुल्क में जाते हैं तो वो इसको अरेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है वो यूके में जाते हैं और यूके जो है वो चाहे तो नेतन्याहू को अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। बट इन ये जो है वो कंट्रीज इसके ऑर्डर ज्यादातर मानते नहीं है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेटा 1998 में जो है वो रोम स्टैच्यू के बाद जो है वो बना था। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली जो सीरियस क्राइम्स होते हैं लाइक वार क्राइम्स हो गए, या जैसे गजा इसराइल की जंग में जो है वो क्राइम्स हुए, लाइक इसराइल ने जो है वो इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया, और ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जाने दी, ग्रेव क्राइम्स किए, तो उसकी जो है ऊपर पनिशमेंट जो है या उसके ऊपर जो मामला या सुनवाई जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करता होता है।
उसके बाद बेटा आपको पता ही है कि 2024 में 2024 में बेटा इंडिया के अंदर 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 2024 तक वहां पर जो है वो इलेक्शंस हुए। और ये हिंदुस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा जो है वो लंबे इलेक्शन थे। इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को आया। और इसमें जो है वो तकरीबन 968 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड वोटर थे, जिनमें से 642 मिलियन वोटर्स ने जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। 642 मिलियन ने जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो इसमें ये थी कि यहाँ पर 312 मिलियन खवातीन ने जो है वो वोट कास्ट किया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसके इलेक्शंस के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो प्रीवियस 2 इलेक्शंस में मेजॉरिटी वोट लेके आई थी, यहाँ पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2019 के इलेक्शंस में उन्होंने 303 सीट्स जीती थी। अब उनकी सीट्स कम होकर 240 बन गई थी। अब हिंदुस्तान में हुकूमत बनाने के लिए आपको मिनिमम 272 सीट्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पे मोदी हुकूमत को स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजोरिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें फिर बाकी पार्टीज को अपने साथ मिलाना पड़ा। तो उन्होंने जो है वो 2 पार्टीज को अपने साथ मिला के अपना जो नंबर है वो 293 कर लिया। जिसके बाद मोदी की तीसरी टर्म जो है वो स्टार्ट होगी और मोदी जो है वो तीसरी दफा जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो वजीर आजम बना। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जो है वो हिंदुस्तान के 3 दफा वजीर आजम बने थे। जो अपोजिशन पार्टीज थी, अपोजिशन पार्टीज का एक कोलेशन था या इत्तेहाद था, जिसका नाम था इंडिया। उस इत्तेहाद का नाम था बेटा इंडिया। और इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसे जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो लीड कर रही थी, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात है, 1885 में बनी थी। और इस कोलेशन ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 234 जो है वो सीट्स जीती, जो कि तकरीबन मोदी की पार्टी के बराबर सीट थी। और अगर इनके पास थोड़ी सी सीट्स ज्यादा होती तो शायद ये जो है वो हुकूमत भी बनाने की पोजीशन में आ जाती। और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा 99 सीट्स जीती, जिसकी वजह से 10 साल के बाद बेटा ये जो है वो अगेन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने की पोजीशन में आ गया। अब अपोजिशन लीडर जो है वो कांग्रेस का है। तो कांग्रेस पार्टी 10 साल के बाद जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने की जो है वो पोजीशन में आई। अब 2024 के इलेक्शंस में वहां पर काफी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि बीजेपी हेट स्पीच करके एंटी मुस्लिम एजेंडा के ऊपर जो है वो नफरत के ऊपर हुकूमत में आई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसके ऊपर भी जो है वो एतराज़ात थे। और जो ये भी एतराज़ात थे कि इन्होंने जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको सही तरीके से इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं दी, उन्हें अपने जो है वो जलसे कंडक्ट करने नहीं दिए गए, उनको ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ के जेलों में डाला गया। तो ये भी क्रिटिसिज्म की जो है वो वजह बना के हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए वो सही तरीके से शफाफ नहीं हो। बट शफाफ इलेक्शंस ना होने के बावजूद भी वहां पर कांग्रेस ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अपोजिशन जो इंडिया अलायंस था, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा। और मोदी के लिए ये एक वार्निंग साइन है कि अगर उसने ये जो हेट स्पीच और एंटी मुस्लिम एजेंडा पे काम करना ना छोड़ा तो शायद अगली दफा जो है वो हुकूमत से हाथ धो बैठेगा। उसके बाद इसी साल बेटा ब्रिटेन के अंदर जो है वो, या यूके के अंदर हम कह सकते हैं कि जो है वो जनरल इलेक्शंस हुए। ये 4 जुलाई को हुए थे। अब यूके की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। उसकी जो वैसे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउस हैं, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन थे, लोअर हाउस के इलेक्शन थे। लोअर हाउस की जो सीट्स है हाउस ऑफ कॉमन्स की वो 650 सीट्स हैं। और 2 बड़ी पार्टीज लेबर और कंजर्वेटिव्स के दरमियान जो है वो मुकाबला होता है। कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल से जो है हुकूमत में थी, लेकिन इस दफा जो है वो जो लेबर पार्टी थी उन्होंने मैदान मार लिया। लेबर पार्टी ने जो है वो 411 सीट्स जीती और बड़ी आसानी के साथ जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। उनकी तरफ से जो वजीर आजम के कैंडिडेट थे किर स्टारमर, वो इंग्लैंड के नए वजीर आजम बन गए।
और दूसरी तरफ जो है वो ऋषि सुनाक थे। ऋषि सुनाक थे जिन्हें जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो शिकस्त हुई, और ये 2005 के बाद इनकी पहली जनरल इलेक्शंस में जो है वो विक्ट्री है। 2005 के बाद ये पहली दफा इलेक्शंस में जीते। लेबर पार्टी की जो कंजर्वेटिव पार्टी की सीट्स पिछले इलेक्शंस में 251 थी, जो कि इस दफा कम होके 121 तक पहुंच गई। मतलब इनको जो है वो बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, इतनी बुरी शिकस्त हुई कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री की सबसे शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। लिज ट्रस जो है, जो कि 45 डेज के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनी थी और शॉर्टेस्ट टेन्योर है इनका, वो भी अपनी सीट जो है वो हार गए। और इवन वेल्स के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी अपनी सारी सीट्स हार गई। इसके बाद इसी इलेक्शंस में एक और पार्टी है लिबरल डेमोक्रेट्स, ये तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो बन के सामने आई। इन्होंने 72 सीट्स जीती। तो ये यूके के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो बन के सामने आई। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली इस इलेक्शंस में मेजर इश्यूज जो डिस्कस किए गए वो हेल्थ थी, इकोनॉमी थी और एजुकेशन थी। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उनमें ब्रेक्जिट का इशू जो है वो तवज्जो का मरकज था। इस इलेक्शंस में नए वोटिंग रूल्स भी थे कि कैंडिडेट्स जो है वो वो लोग जिन्होंने वोट डालना होता था वो फोटोग्राफिक आईडी दिखाकर जो है वो वोट कास्ट कर सकते थे। तो ये बेटा जो है वो आपको इसके बारे में बताया गया है कि यूके के इलेक्शंस में तो अभी इनके जो है वो मौजूदा वजीर आजम केर स्टारमर हैं। उसके बाद अच्छा बच्चे, मैंने अभी आपको वजीर आजम बताया था ब्रिटिश। आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। उसके बाद बेटा 2024 में 9 से लेके 11 जुलाई तक नेटो का 33rd जो है वो समिट हुआ है। सॉरी, 1 मिनट रुकिए बेटा। हम सॉरी, इसको मैं 33rd कह गया हूँ। बेसिकली 75th एनिवर्सरी थी, और उसमें ही इनका समिट 33rd ही था। समिट उनकी जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं उसको वो थी। और इसको बने हुए 75 साल हो चुके थे। तो इसकी 75th एनिवर्सरी भी जो है वो मनाई गई 2024 में। अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नेटो जो है वो किस साल बनी और इसके जो है वो कितने मेंबर कंट्रीज है, मोस्ट रिसेंटली कौन से कंट्रीज जो है वो ऐड हुए हैं, और इसमें ज्यादा ममालिक कौन से बरे आजम से हैं, और मुसलमान ममालिक जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं। ये समिट 2024 का जो है बेटा, ये हुआ वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ, जो कि अमेरिका का जो है वो हेड कैपिटल भी है। और ये वाशिंगटन के अमेरिका के अंदर होने वाला बेटा फोर्थ समिट है। इससे पहले अमेरिका में 3 समिट हो चुके हैं, तो ये अमेरिका के अंदर होने वाला चौथा समिट है। पहला समिट अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में हुआ था 1978 में, दूसरा शिकागो में हुआ था 1999 में, और तीसरा अगेन वाशिंगटन में हुआ था 2012 में, और अब ये चौथा ये भी वाशिंगटन में हो रहा है, ये भी 2024 के अंदर हुआ। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक कंट्री ऐसा था जिसने रिसेंटली जो है वो ज्वाइन किया। ये आखिरी समिट था जेम्स स्टोल्टनबर्ग के लिए। अब ये जेम्स स्टोल्टनबर्ग जो है वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये 2014 से जो है वो सर्व कर रहे थे। इससे पहले ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब इनकी टर्म भी खत्म हो रही है, तो ये इनका भी आखिरी समिट था। तो ये बेटा जो है वो आपके सामने नेटो का मैंने बताया। अब आप लोगों ने नेटो का बताना है कि नेटो का कैपिटल, चले मैं बता देता हूँ। नेटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स के अंदर है। और बस आपने यही बताना है कि ये बनी किस साल थी, और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, मोस्ट रिसेंटली कौन सा कंट्री जो है इसके अंदर ऐड हुआ है। उसके बाद जो बाइडन ने बेटा
अपने इलेक्शन जो रेस है सेकंड टर्म के लिए जो उसने इलेक्शन लड़ने थे, उससे जो है वो उसने अपने आप को पीछे कर लिया, और ये फैसला जो है वो उसने 21 जुलाई 2024 को लिया। और उसकी वजह बहुत सारे जो है वो वैसे तो लोग वजह बता रहे हैं कि जो बाइडन जो है वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन उसके अलावा जो बाइडन जो है उसने बहुत सारे ब्लंडर्स भी मारे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो उसको निकाल कहा कि जी यार ये बंदा मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, और ये काफ़ी एजिड हो गए हैं, 82 ईयर्स ऑलमोस्ट इनकी एज हो चुकी है, तो ये अब आराम करे जाके ये अमेरिका की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते। तो इन्होंने जो है वो अपनी जगह पे फिर जो इनकी वाइस प्रेसिडेंट थी कैमला हैरिस, उसको जो है वो नॉमिनेट कर दिया अपनी जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। और ये डेमोक्रेट्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और डेमोक्रेट्स पार्टी के जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेट्स पार्टी के ये कैंडिडेट हैं। और रिपब्लिकन्स के जो कैंडिडेट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है पहले ही वजीर आजम जो है वो, सॉरी, अमेरिका के सदर जो है वो रह चुके हैं। इन्होंने जो है वो अपनी जो इस डिसीजन के बारे में जो बाइडन ने एक्स अकाउंट के ऊपर जो है वो बताया कि जी अब जो है वो अपने मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में और पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट में जो है वो प्रेसिडेंसी की जो सेकंड टर्म की रेस है उससे अपने आप को बाहर कर रहे हैं। मैंने जो आपको पीरियोडिकल सेंड किया था उस पीरियोडिकल में कोई 22-23 इनके ब्लंडर्स लिखे हुए हैं, जिनमें से एक ब्लंडर ये है कि ये बेचारे इतने बुजुर्ग हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई के अंदर हो रही थी, और वहां पर कंट्री स्पीच कर रहे हैं और ये जनाब सोए हुए हैं। फिर इसी तरह रिसेंटली जो है वो ही वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू किस अनदर वुमेन, और ये समझ रहे थे कि ये उनकी वाइफ है, तो उनकी वाइफ ने जल्दी से जाके बताया कि भाईजान मैं इधर हूँ, ये किधर किद किद कामों में पड़ गए हैं आप। तो ये तो इनके हालात है। तो फिर जो बंदा मेंटली तौर पे हाजिर ना हो, जिसे नजर ही प्रॉपरली ना आता, वो कैसे मुल्क का जो है वो सदर बन सकता है। बाकी आप पीरियोडिकल पढ़ें तो पीरियोडिकल पढ़ के मुझे बताइएगा कि आपको इनके ब्लंडर्स पढ़ के मजा आया कि नहीं आया। उसके बाद बचे बीजिंग डेक्लेरेशन। बीजिंग डेक्लेरेशन वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन फतह एंड हमास, और ये चाइना ने जो है वो ये पीस करवाया है बिटवीन फतह एंड हमास, और ये जुलाई 2024 के अंदर जो है वो ये पीस जो है वो साइन किया गया। आई थिंक 25 जुलाई डेट थी, मुझे आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और अब आपने बच्चे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फतह जो है वो ये फ़लस्तीन के किस एरिया को लीड करता है, या किस एरिया पे कंट्रोल रखते हैं, गवर्नेंस करते हैं, और हमास जो है वो किस एरिया पे गवर्नेंस करते हैं। इस पीस एग्रीमेंट में बेटा इन्होंने फ़लस्तीन के जो तमाम ग्रुप्स हैं उन उन तमाम ग्रुप्स को जो है वो पीएलओ के प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो इकट्ठा कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 14 के करीब जो है वो ग्रुप हैं, इंक्लूडिंग हमास एंड फतह मिला के इन तमाम के अंदर यूनिटी क्रिएट कर दी। फिर इन्होंने कहा कि जी इस पीस एग्रीमेंट में कि ये पीएलओ के अंदर जितने भी पार्टीज हैं, ग्रुप्स हैं, ये पहले यरूशलेम को जो है वो फ़लस्तीन का कैपिटल डिक्लेयर करें, और इनको जो है वो आज़ादी के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इनकी इस कोशिश में कि फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क और यरूशलेम इसराइल फ़लस्तीन का कैपिटल हो, इसमें जो है वो रशिया, चाइना, अल्जीरिया, इजिप्ट और दूसरे जो मुल्क जो इस डिक्लेरेशन में शामिल थे वो सारे सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की भी सपोर्ट इन्हीं को हासिल होगी। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीनी लोगों का राइट है कि वो इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस शो करें, और ये इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो ये बेटा इसमें जो है वो बात हुई थी। अब आगे हम बात करते हैं। यूके के अंदर बेटा रिसेंटली कुछ राइट्स हुए थे। वो राइट्स स्टार्ट हुए थे 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक। और इसकी वजह बनी थी एक मिस इन्फॉर्मेशन जो कि फैलाई गई थी हमारे अपने ही मुल्क से। बेसिकली एक 3 बच्चियों को जो है वो खंजर मार के कत्ल कर दिया गया था, और उसके एक दिन के बाद जो है वो एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें बताया गया कि इनको मारने वाला एक मुसलमान था और एक इमिग्रेंट था।
जिसके बाद जो है वो वहां पर राइट विंग के लोगों ने जो है हंगामा राई शुरू कर दिया। राइट विंग जैसे हमारे जो रिलीजियस पार्टीज होती हैं, जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी है जो हिंदुत्व को प्रमोट करती है, सारी राइट विंग पार्टीज होती हैं, कट्टर जिन्हें कहते हैं। तो इन्होंने जो है वो पूरे यूके के अंदर हंगामे करना शुरू कर दिए, मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर दिए, और जितने भी इमिग्रेंट्स थे उनको जो है वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए, हमले करना शुरू कर दिए। इवन इन्होंने पुलिस स्टेशन पे भी हमला किया, मस्जिदों पे भी हमला किया, 50 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। और अल्टीमेटली जब बाद में ये प्रोटेस्ट कंप्लीट हुए, तो पता चला कि जी ये मामला कहाँ से आए। उसके बाद अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये जो राइट विंग लोग थे, इनके खिलाफ एंटी राइट विंग जो लोग थे उन्होंने जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिए कि ये जो राइट विंग लोग इन इमिग्रेंट्स पे हमले कर रहे हैं, हम उसके मुखालफिन हैं। और वो भी ब्रिटिश लोग ही थे, उन्होंने जो है वो इनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया, और उनकी तादाद ज्यादा थी। ये जो लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, ये आटे में नमक के बराबर थे। और जितने भी ये एहतजाज किए गए एंटी रेसिज्म के और एंटी क्या कहते हैं आपका फार राइट ग्रुप्स के, सॉरी ये जो आपके राइट विंग ग्रुप्स के खिलाफ जो एहतजाज किए गए, ये पूरे यूके के अंदर जो है वो कंडक्ट किए गए। और इसमें उन्होंने जो है वो नो कहा कि हम किसी किस्म के रेसिज्म को जो है वो प्रमोट नहीं करते। बहरहाल यूके की अथॉरिटी ने जो है वो वहाँ के लोगों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद जो है वो उनको सजाएं भी दी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पर्सन हाईलाइट किया, फरहान आसिफ के नाम से। लाहौर के वो शख्स हैं जिन्होंने जो है वो एक व्यूज लेने के लिए, फेक क्लिक्स लेने के लिए जो है वो उन्होंने एक फेक आर्टिकल लिखा, एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर ये राइट्स हुए। उनको भी पकड़ के जो है वो FIA ने अदालत में पेश किया, और उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस जो है वो लगाए गए। उसके बाद बचे, आपको पता ही है कि इस्माइल हानिया को जो है वो इस साल शहीद कर दिया गया। और 31 जुलाई को जो है वो उनको ईरान के अंदर, ईरान के कैपिटल तेहरान में जो है वो एक हमले में जो है वो शहीद किया गया। उनकी एज 62 ईयर्स थी। वो ईरान में मौजूद थे। ईरान के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं मसूद पजिशकियान, उनकी जो है वो इनाग्रेशन में, तो हमास ने क्लेम ये किया है कि इनको और इनके साथियों को, इस्माइल हानिया और इनके साथियों को जो है वो जायोनिस्ट एयर स्ट्राइक के थ्रू जो है वो मारा गया है। दूसरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इनके गेस्ट हाउस का जो रूम है, वहाँ जो है वो एक बॉम्ब फिट किया गया था, जिसे रिमोटली डेटोनेट किया गया है, यानी कि रिमोट के जरिए जो है वो उस बॉम्ब को चलाया गया है। और इसराइली रेवोल्यूशनरी ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हैं, उनका कहना है कि इनको शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल विद एक्सप्लोसिव फायर्ड, उससे जो है वो मारा गया है। मतलब इनको जो है वो शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से जो है वो इनको मारा गया। इनकी जो है वो 1 अगस्त 2024 को तेहरान के अंदर इनके जो है वो जनाजा अदा किया गया। इनके जो फ्यूनरल की सर्विसेज, जो रसूमात थी वो अदा की गई, और 2 अगस्त को जो है इनको कतर में दफन कर दिया गया। तो अब आपने ये बताना है कि इनके शहीद होने के बाद इस हमास के जो है वो नए लीडर जो है वो कौन है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बेटा ये आपके कुछ करंट अफेयर्स थे आज के। इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें हम मजीद करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बीच में ना छोड़ दिया करें, पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।